Hello everyone. So in this video we will be doing editorial analysis of one article of The Hindu, that is digital jurisprudence in India in an AI era, और दो आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस के हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले इस आर्टिकल से। इसमें कुछ मेन कंसर्न्स हैं जो इसने रेज़ करे हैं। फर्स्ट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो मतलब लीगल सिस्टम की उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। अब इसमें ये तो कोई डाउट नहीं है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी आई है ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी है एंड इट कैन चेंज सोसाइटी एज ए होल। लेकिन जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं और स्पेशली जो कोर्ट के डिसीजंस हैं दे आर नॉट एबल टू हैंडल दिस न्यू टेक्नोलॉजी वेल। अभी इसको लेकर कोई ज़्यादा क्लैरिटी आई नहीं है। इसमें एक ऑनगोइंग डिबेट चल रहा है दैट जो कंटेंट ऑनलाइन पोस्ट हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो इस मामले में श्रेया सिंघल जजमेंट आई थी, उसमें क्या हुआ था, कोर्ट ने कहा था दैट दे प्रोटेक्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स फ्रॉम लाइबिलिटी इफ़ दे फॉलो सर्टेन रूल्स ऑफ आईटी एक्ट। अगर आईटी एक्ट के कुछ रूल्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ख़ास तौर पे जो इंटरमीडियरीज के तौर पे काम करते हैं उन्हें एक सेफ़ हार्बर के तौर पे प्रेजेंट किया गया था कि वो सेफ़ हार्बर का उन्हें स्टेटस दिया गया था दैट दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइबिलिटी इफ़ एनी काइंड ऑफ कंटेंट इज़ पोस्टेड विच इज़ अगेंस्ट द लॉज। तो उस केस में उन्हें प्रोटेक्शन मिला था। लेकिन जो एआई टूल्स हैं जैसे चैट जीपीटी है या फिर जेमिनी है, इस तरह के जो टूल्स जन अभी आए हैं मार्केट में, इनको लेकर ये अभी अनक्लियर है, क्लियर नहीं है कि ये प्रोटेक्शन इन पे लागू होते हैं कि नहीं होते हैं। अब जो एआई टूल्स हैं उनको लेके मतलब डिफरेंट व्यूज़ हैं। कुछ लोग कहते हैं दैट एआई टूल्स आर लाइक सर्च इंजन्स एंड शुड हैव सम प्रोटेक्शंस, क्योंकि ये जो एग्जिस्टिंग सर्च इंजन्स हैं उन्हीं की तरह के एआई टूल्स होते हैं, क्योंकि उन्हें भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं और एआई टूल्स को भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। तो दे शुड हैव प्रोटेक्शन, जैसे हम सर्च इंजन्स को देते हैं ऐसे ही इन्हें भी देनी चाहिए। और वहीं कुछ लोग कहते हैं दैट एआई टूल्स आर जस्ट चैनल्स फॉर यूज़र इनपुट्स। अब यूज़र कोई इनपुट देता है, कोई प्रॉम्प्ट देता है कोई किसी एआई टूल को, जैसे चैट जीपीटी है, उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि आप कोई किसी चीज़ के ऊपर कोई इमेज जनरेट करिए या फिर कोई कंटेंट बनाइए। तो वो सिर्फ एक चैनल का काम करते हैं यूज़र के इनपुट के बेसिस पे। तो उस हिसाब से दे शुड हैव लेस लाइबिलिटी फॉर जनरेटेड कंटेंट। तो जो कंटेंट उन्होंने बनाया है उसके लिए उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। अब इसमें कुछ लीगल केसेस भी आए हैं, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस आया था दैट उसमें जो जजमेंट आया था दैट उसमें कहा था जो प्रोटेक्शन दिया गया है ना, सेफ़ हार्बर प्रोटेक्शन, कि कुछ प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, दैट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर पैसिव प्लेटफॉर्म्स लाइक जैसे ट्विटर है या फिर फेसबुक है। ये क्या है, एक पैसिव प्लेटफॉर्म्स हैं, ये खुद से कंटेंट जनरेट नहीं करते हैं। यहाँ पे कोई इनको यूज़ करता है, कोई इन पे कंटेंट डालता है, तब जाके कोई इन्फॉर्मेशन सामने आती है। तो दीज आर कॉल्ड पैसिव प्लेटफॉर्म्स। तो ये जो प्रोटेक्शन मिला है ये सिर्फ इन पैसिव प्लेटफॉर्म्स को मिला है। अब एआई के केस में क्या है, इट्स हार्ड टू टेल इफ़ कंटेंट इज़ क्रिएटेड बाय यूज़र्स और द एआई इटसेल्फ। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल्स हैं उनके केस में क्या है, ये थोड़ा मुश्किल होता है बताना कि जो कंटेंट, अभी इस बारे में क्लैरिटी नहीं है कि जो कंटेंट बना है ये यूज़र्स ने क्रिएट किया है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अपना क्रिएशन है। जैसे कि यूएस में क्या हुआ, एक रेडियो होस्ट ने केस कर दिया ओपन एआई के ऊपर, दैट क्यों कर दिया कि जो चैट जीपीटी है उसने उसको डिफेम किया है। अब इस केस में क्या है, ये फिगर आउट करना कि कौन रिस्पॉन्सिबल है जब आप एआई जनरेटेड कंटेंट को शेयर करते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है। तो इन केसेस में फिगर आउट करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे ही फिफ्थ पॉइंट है प्राइवेसी एंड डाटा प्रोटेक्शन। अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने एक पुट्टास्वामी जजमेंट में कहा था, एक मतलब स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी लॉज के लिए उसने एडवोकेट किया था, और उसी की वजह से दैट रिजल्टेड इन द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। अब जो डीपीडीपी एक्ट है, इट इंक्लूड्स राइट्स लाइक इरेजिंग डाटा एंड बीइंग फॉरगॉटन। अब इसमें आप अपना कोई भी डाटा जो है आपके पास राइट है, दैट राइट टू इरेज डाटा एंड राइट टू बी फॉरगॉटन। कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपकी लीक हो गई है तो वो उसको
राइट टू फॉरगॉटन का अधिकार आपके पास है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के केस में क्या है, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, बिकॉज इट कांट इजीली फॉरगेट डाटा वंस इट्स लर्न इट, क्योंकि इसमें तो ट्रेन किया जाता है ना डाटा को यूज़ करके, तो और उसी के बेसिस पे ये काम भी करता है। तो अगर इससे यही अधिकार छीन लिया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कि अगर कि आप उसको फॉरगेट कर जाइए जो डाटा आपको मिला है, तो इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो भी थोड़ी कम हो जाएगी। तो इस मामले में थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। ऐसे ही कुछ कॉपीराइट इश्यूज़ हैं। अब जैसे जो करंट कॉपीराइट लॉज हैं, दे डोंट क्लियरली कवर एआई जनरेटेड कंटेंट। इनके ये बिल्कुल क्लियरली कवर नहीं करते हैं एआई से जनरेटेड जो कंटेंट है। इसमें क्वेश्चंस इंक्लूड वेदर एआई जनरेटेड वर्क्स शुड गेट कॉपीराइट प्रोटेक्शन एंड हु ओन्स द कॉपीराइट। जो एआई ने कंटेंट क्रिएट किया है, क्या उसको कॉपीराइट का प्रोटेक्शन मिल सकता है? अब आप जैसे कि किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके, जैसे चैट जीपीटी का यूज़ करके कोई इमेज आपने बना ली, या फिर लेट्स से आपने कोई पोइम लिख दी, तो आप क्या कह सकते हो कि ये मेरा मतलब इस पे मेरा कॉपीराइट का अधिकार है, क्योंकि वो तो जनरेट किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। तो इस बारे में भी थोड़ा मतलब ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रेजेंटली क्या है, कॉपीराइट ओनर्स कैन sue फॉर इन्फ्रिंजमेंट बट इट्स अनक्लियर हाउ दिस अप्लाइज टू एआई टूल्स। अगर किसी का कॉपीराइट जो है वो अधिकार जो है वो उनको वायलेट किया जाता है तो उनके ऊपर केस किया जा सकता है, लेकिन एआई टूल्स के मामले में अभी भी इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। और जो चैट जीपीटी की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, दे ट्राई टू शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूजर्स बट दिस मे नॉट होल्ड अप इन इंडियन कोर्ट्स। लेकिन इंडियन कोर्ट्स में इसको थोड़ा प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा। अब इसमें कहा है स्टेप्स टू एड्रेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लीगल चैलेंजेस। जो भी लीगल चैलेंजेस आ रहे हैं इनको एड्रेस करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। पहला है दैट दे कैन बी गिवन टेम्पररी इम्यूनिटी। जो एआई प्लेटफॉर्म्स हैं, दे कैन बी गिवन टेम्पररी प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉ सूट्स टू स्टडी एंड डेवलप बेटर लॉज। अभी क्या है, अभी ये एक इनिशियल स्टेज है जो एआई टूल्स की, तो अभी क्लैरिटी नहीं है। अभी इनके ऊपर डाटा कलेक्ट करने की ज़रूरत है और थोड़ा स्टडी करने की ज़रूरत है, जिससे कि जो फ्यूचर में जो लॉज हैं उनको और अच्छे तरीके से फ्रेम किया जा सके। तो अभी इन्हें इम्यूनिटी दी जा सकती है, टेम्पररी इम्यूनिटी। दूसरा है जो डेटा को लेकर जो राइट्स हैं, इनके बारे में हमें इंश्योर करने की ज़रूरत है। इंश्योर दैट एआई डेवलपर्स फॉलो लॉज एंड कंपनसेट फॉर यूजिंग अदर्स डेटा। अब जो डेवलपर्स हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन करते हैं, वो किसी का भी डेटा यूज़ करते हैं, किसी भी न्यूज़पेपर से कर सकते हैं, किसी भी बुक से कर सकते हैं, तो उनसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स को ट्रेन किया जाता है। तो अगर आप किसी का डेटा यूज़ कर रहे हो तो उन्हें उसके बदले कंपनसेशन दी जानी चाहिए, जिससे कि इस इशू को एड्रेस किया जा सके। और तीसरा है लाइसेंसिंग। क्रिएट सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स टू मैनेज डाटा लाइसेंसिंग सिमिलर टू स्टॉक फोटो वेबसाइट्स। एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जा सकता है जो लाइसेंसिंग प्रोवाइड करे कि किसी का आप डेटा यूज़ कर रहे हो तो आपकी लायबिलिटी बनती है, आपको उसको कंपनसेट करना चाहिए। इसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी बनाई जा सकती है, जैसे कि स्टॉक फोटो वेबसाइट्स के केस में यूज होती है एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी। अभी इसको लेकर जो लीगल अंडरस्टैंडिंग है दैट इज़ गेटिंग इवॉल्व्ड। लॉज अबाउट एआई आर स्टिल डेवलपिंग एंड नीड ए कंप्लीट रिव्यू। अभी उनके रिव्यू की ज़रूरत है। ए ब्रॉड गवर्नमेंट अप्रोच एंड स्मार्ट कोड डिसीजंस आर क्रूशियल टू हार्नेस एआई बेनिफिट्स। अभी तो गवर्नमेंट का जो अप्रोच है उसको थोड़ा और ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है इन टूल्स को, और जो कोड के डिसीजंस हैं वो थोड़े स्मार्ट होने चाहिए, जिससे कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेनिफिट्स हैं उनको यूटिलाइज़ किया जा सके। अब इसमें क्या है, समरी क्या है, जो जनरेटिव एआई है इट पोजेज challenges to current legal systems. It poses challenges to current legal systems, requiring new approaches to ensure responsible development and protect individual rights. Courts and lawmakers need to evolve with the technology to handle its complexities effectively. तो ये था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर आर्टिकल। अब सेकेंड आर्टिकल देखते हैं, दिल्ली एंड ए न्यू लंदन। ये इंडियन एक्सप्रेस में दिया गया है। जो यूके में अभी जो इलेक्शंस चल रहे हैं उसको लेके जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं उसको लेके है। इसमें क्या है,
जो कंजर्वेटिव पार्टी अभी पावर में है, दे आर एक्सपेक्टेड टू लूज इन द अपकमिंग यूके इलेक्शंस। और जो लेबर पार्टी है दैट इज़ लेड बाय कियर स्टामर इज़ पोइज्ड टू टेक पावर। जो लेबर पार्टी है वो उसके जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। द टोरीज हैव इम्प्रूव्ड यूके इंडिया रिलेशंस। टोरीज कौन होते हैं? जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसी को टोरीज बोला जाता है। दे हैव इम्प्रूव्ड यूके इंडिया रिलेशंस शेडिंग कॉलोनियल बैगेज एंड फोकसिंग ऑन द इंडो पैसिफिक। जो कॉलोनियल बैगेज जो चला आ रहा था उसको पीछे छोड़ते हुए, उसको साइडलाइन करते हुए इन्होंने फोकस किया इंडो पैसिफिक के ऊपर, और जो इंडिया और यूके की रिलेशंस थी उसको इम्प्रूव किया कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर्स ने। बायलैटरल एंगेजमेंट्स के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए? तो अभी क्या है, ए रोड मैप फॉर रिलेशंस इंक्लूड्स ग्रीन ट्रांजिशन, डिफेंस, न्यू टेक्नोलॉजीज़ एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। अभी जो ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है, जैसे कि सोलर अलायंस भी बना है, और ऐसे ही कुछ डिफेंस में कुछ पैक्ट्स चाहिए, कुछ नए नए हमें इक्विपमेंट्स चाहिए। इस मामले में हमें यूके की हेल्प चाहिएगी। न्यू टेक्नोलॉजीज़ के मामले में यूके काफ़ी आगे है। और मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है उसको भी कंसिडर किया जा सकता है अपने बायलैटरल एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए। दूसरा है द माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट एड्रेसेस इलीगल माइग्रेशन एंड फैसिलिटेट्स इंडियन टैलेंट एंटरिंग द यूके। जो इनका ये जो एग्रीमेंट है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट, ये इलीगल इमिग्रेशन को एड्रेस करता है और इंडियन जो टैलेंट है जो बाहर जाता है यूके में उसको फैसिलिटेट करता है। हाँ, लेकिन चैलेंजेस भी एग्जिस्ट करते हैं सच एस एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ इन द यूके में एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी हो रही हैं, जैसे कि खालिस्तानी इशू है, या फिर पाकिस्तान का डायस्पोरा वहाँ बहुत रहता है, वो कुछ एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। तो ये चैलेंजेस स्टिल अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। अब जो लेबर पार्टी है, जो उसका हिस्टोरिकल स्टांस रहा है वो अगेंस्ट रहा है इंडिया और यूके के रिलेशंस में। जो पहले जो गवर्नमेंट थी लेबर्स प्रीवियस गवर्नमेंट लेट 1990s में, दे हैड स्ट्रेन्ड यूके इंडिया रिलेशंस। क्वीन एलिजाबेथ टूज विजिट टू इंडिया इन 1997 हाईलाइटेड टेंशंस पर्टिकुलरली ओवर कश्मीर एंड कॉलोनियल लेगेसी। तो जो लेबर पार्टी थी ना, उसने यूके और इंडिया के रिलेशंस को ख़राब कर दिया था। क्वीन एलिजाबेथ भी जब आई थी इंडिया में 1997 में, तो उन्होंने कुछ ऐसे इश्यूज़ रेज करे थे जो कश्मीर के ऊपर थे, और जो पाकिस्तान को लेकर जो इश्यूज़ थे इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उनको हाईलाइट किया था। तो इस वजह से इंडिया यूके की रिलेशंस ख़राब हो गए थे। लेबर्स एथिकल फॉरेन पॉलिसी एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स प्रीवियसली क्रिएटेड फ्रिक्शन। तो जो लेबर पार्टी ने पहले किया था, ये एथिकल फॉरेन पॉलिसी का इनका अप्रोच रहा है, को फॉलो करते हैं, और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो अपने यहाँ पे ये परस्यू करते हैं, उसकी वजह से हम दोनों देशों के बीच में, इंडिया और यूके के बीच में एक फ्रिक्शन क्रिएट हुआ था। फोर्थ है पोटेंशियल फॉर इम्प्रूव्ड रिलेशंस अंडर न्यू लेबर लीडरशिप। अब हमारे पास क्या पोटेंशियल है इस जो नई लीडरशिप आ रही है लेबर पार्टी की, रिलेशंस को इम्प्रूव करने का क्या पोटेंशियल है? तो जो कियर स्टामर हैं, ही हैज़ मूव्ड अवे फ्रॉम जेरेमी कॉर्बिन्स एंटी इंडिया स्टांस। जेरेमी कॉर्बिन्स पिछले जो पीएम थे लेबर पार्टी के, जो 1990s में थी, उनका एक एंटी इंडिया स्टैंस था लेकिन जो ये अभी जो स्टामर आ रहे हैं, इन्होंने अपने आप को उससे थोड़ा अलग कर लिया एंटी इंडिया स्टैंड से। स्टामर एंड डेविड लेमी एक्सपेक्टेड फॉरेन सेक्रेटरी। डेविड लेमी जो है वो फॉरेन सेक्रेटरी होने के चांसेस हैं उनके। तो दे हैव सिग्नल्ड ए प्रैग्मेटिक अप्रोच। अब थोड़ा एक प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं। एंड लेबर पार्टी एम्स टू फाइनलाइज ए फ्री ट्रेड डील एंड एडवांस टेक्नोलॉजिकल एंड डिफेंस कोऑपरेशन। अब इंडिया के साथ ये कोई फ्री ट्रेड डील फाइनलाइज करना चाहते हैं, और जो एंड एडवांस टेक्नोलॉजिकल एंड डिफेंस कोऑपरेशन, इन दोनों मामलों में भी, टेक्नोलॉजी के मामले में और डिफेंस के मामले में, अपने जो रिलेशंस हैं उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस ऑफ द यूके टू इंडिया। जो यूनाइटेड किंगडम है उसका स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस क्या है इंडिया के लिए? द यूके इज़ एन इम्पोर्टेंट ट्रेड पार्टनर फॉर इंडिया विद एक्सपोर्ट्स वर्थ नियरली $30 बिलियन। तो इंडिया क्या है, $30 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। तो यूके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर है इंडिया के लिए। डिस्पाइट हैविंग ए स्मॉलर इकोनॉमी देन इंडिया,
यूके की इकॉनमी हालांकि इंडिया से छोटी है, द यूके बट जो यूके की जो फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल और जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है ये अभी भी बहुत इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। इंडिया शुड रिकॉग्नाइज एंड लीवरेज द यूकेज स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस। तो जो इंडिया है उसको यूके की स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है जिससे इसका यूज़ किया जा सके सही तरीके से। डायस्पोरा डायनेमिक्स एंड डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। अब जो बोथ पार्टीज़ हैं, लेबर और वहाँ की जो कंजर्वेटिव पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी है, दोनों ने ही जो हिंदू वोट्स हैं उनको अपने फेवर में लाने के लिए कोशिश की है। लेकिन जो लेबर पार्टी है, दे मस्ट बैलेंस इंटरेस्ट ऑफ वेरियस कम्युनिटीज़ इंक्लूडिंग द लार्ज पाकिस्तानी डायस्पोरा एंड यूके बेस्ड खालिस्तानी ग्रुप्स। अब इनको हर किसी ग्रुप को, कम्युनिटी को बैलेंस करके चलना होगा क्योंकि वहाँ पे एक बहुत सारा जो डायस्पोरा है, पाकिस्तानी डायस्पोरा भी वहाँ रहता है और यूके बेस्ड खालिस्तानी ग्रुप्स भी वहाँ हैं। तो इन सब को बैलेंस करके लेबर पार्टी आगे बढ़ रही है। इंडियाज़ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एंड रीजनल इश्यूज़ विल कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस यूके इंडिया रिलेशंस ड्यू टू साउथ एशियन डायस्पोरा। अब साउथ एशियन डायस्पोरा जो वहाँ रहता है तो ये इंडिया की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और रीजनल इश्यूज़ हैं ये इंडिया यूके रिलेशंस को इन्फ्लुएंस करते रहेंगे। लेबर्स विजन फॉर फॉरेन पॉलिसी। लेबर पार्टी का जो विज़न है फॉरेन पॉलिसी को लेकर वो क्या है? लेबर अंडर स्टामर एंड लेमी एम्फेसाइजेज प्रोग्रेसिव रियलिज्म ओवर आइडियोलॉजिकल फॉरेन पॉलिसी। तो जो पहले इन्होंने स्टांस लिया था पिछली टर्म्स में अपनी में, वो आइडियोलॉजिकल फॉरेन पॉलिसी को इन्होंने अपनाया था, लेकिन अब इनका फोकस है प्रोग्रेसिव रियलिज्म के। प्रोग्रेसिव रियलिज्म का क्या मतलब है? दे एडवोकेट फॉर डीलिंग विद द वर्ल्ड एज इट इज़। जो वर्ल्ड में अभी जैसी सिचुएशन है, जैसे भी कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जिस तरह के रिलेशंस हैं, उनको एज इट इज़ लेने की ज़रूरत है, नॉट एज वन विशेज इट टू बी, ना कि अपनी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ये कि एक आइडियोलॉजिकल वर्ल्ड होना चाहिए, उसके हिसाब से फॉरेन पॉलिसी को परस्यू अब नहीं करेंगे। स्ट्रेटजिक टास्क फॉर दिल्ली। अब दिल्ली के लिए क्या स्ट्रेटजिक लेवल पे क्या टास्क हैं? दे नीड टू मेंटेन प्रेशर टू कर्ब एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ इन द यूके। जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ यूके में चल रही हैं, खालिस्तानी ग्रुप्स हैं या फिर पाकिस्तानी जो ग्रुप्स हैं, वो जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ वहाँ चलाते हैं, उनके ऊपर प्रेशर अभी भी मेंटेन करना होगा इंडिया को। सेकेंड है एंगेज विद द यूकेज डीप स्टेट टू मैनेज इश्यूज़ अराइजिंग फ्रॉम द साउथ एशियन डायस्पोरा। तो इंडिया को जो यूके का जो डीप स्टेट है उसके साथ भी इंगेजमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है जिससे कि इश्यूज़ को हैंडल किया जा सके। थर्ड है बिल्ड ऑन पॉजिटिव पोटेंशियल टू स्ट्रेंथन बायलैटरल रिलेशंस। कंक्लूजन है वाइल देयर आर हिस्टोरिकल एंजाइटीज़ अबाउट लेबर, द करंट लीडरशिप ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी टू एडवांस यूके इंडिया रिलेशंस। हिस्टोरिकली चाहे कुछ भी रहा हो लेबर पार्टी की तरफ से कि इन्होंने इंडिया के साथ रिलेशंस ख़राब कर दिए थे, लेकिन जो इनकी जो करंट लीडरशिप है that offers an opportunity to advance UK-India relations. Delhi must engage proactively with the new UK government to foster a beneficial partnership. तो हमें इनके साथ एक प्रोएक्टिव एंगेजमेंट की ज़रूरत है जिससे कि रिलेशंस और बेटर हो सकें। थर्ड आर्टिकल है द प्रॉब्लम विद मोदीनॉमिक्स। तो इसमें जो मोदी की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनको इन्होंने हाईलाइट किया है, कुछ एड्रेस किया है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अंडर मोदीनॉमिक्स की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या रही है? इट एम्स टू अट्रैक्ट ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट पार्टिकुलरली इन मैन्युफैक्चरिंग। तो डोमेस्टिक मतलब ग्लोबल और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की कोशिश की है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में। और इन्होंने कुछ मेजर्स लिए हैं, कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं दैट इंक्लूड इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, लोअर कॉरपोरेट टैक्स रेट्स, प्रोडक्शन सब्सिडीज़ एंड प्रोटेक्टिव टैरिफ्स। इन मेजर्स के थ्रू इन्होंने जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है और जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश की है। अब इनका कोई इम्पैक्ट पड़ा है क्या? अभी इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट फिर क्या है? डिस्पाइट दीज एफर्ट्स बोथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट रिमेन लो। इन सब मेजर्स के बावजूद FDI और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है वो भी अभी इंडिया में कम ही है। द प्राइवेट सेक्टर्स रिस्पॉन्स हैज़ बीन वीक। प्राइवेट सेक्टर इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा नहीं रहा है क्योंकि जो कॉस्ट एंड रिस्क मेजर्स हैं
उसको लेके काम नहीं किया है। जैसे क्या होता है, मैनी गवर्नमेंट मेजर्स फोकस ऑन रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग रिटर्न्स। अभी जो गवर्नमेंट के जो मेजर्स हैं ये नो डाउट कॉस्ट रिडक्शन पे काम करते हैं, क्योंकि आप सब्सिडी दे रहे हो प्रोडक्शन लेवल पे ही, तो इससे क्या है आपकी जो कॉस्ट है प्रोडक्शन में वो कम आएगी और आपके जो रिटर्न्स हैं वो भी बढ़ेंगे। इन पे तो सरकार ने काम किया है, बट दीज डू नॉट एड्रेस द हाई परसेप्शन ऑफ रिस्क अमंग इन्वेस्टर्स। लेकिन इंडिया के अंदर क्या है, एक परसेप्शन है कि यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, इन्वेस्टर्स के दिमाग में रिस्क को लेकर ज़्यादा रिस्क को लेकर जो परसेप्शन है उनको एड्रेस नहीं किया गया है। तो कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं दैट आर इम्पैक्टिंग इन्वेस्टमेंट। पहला है नेशनल चैम्पियंस रिस्क। नेशनल चैम्पियंस रिस्क में क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है, प्रमोट करती है कुछ लार्ज फर्म्स को प्रमोट करती है, उनको मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड करके, और इसकी वजह से क्या होता है जो अदर फर्म्स हैं, जो स्मॉल फर्म्स हैं या फिर जो आना चाह रहे हैं कुछ अदर कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स, वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले उन्हें 2 बार सोचना पड़ता है कि कहीं कोई जो पॉलिसी चेंजेस जो आगे होने वाले हैं कहीं वो इसको इम्पैक्ट ना करें उनकी इन्वेस्टमेंट को, तो इससे एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। दूसरा है कोर्सिव स्टेट एक्शंस। तो जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है एग्रेसिव टैक्स कलेक्शंस की एंड आर्बिट्ररी रेगुलेटरी एक्शंस। आर्बिट्ररी रेगुलेटरी एक्शंस मतलब सेबी के लेवल पे या फिर जो आईबी है उनके लेवल पे, दे क्रिएट एन अनसर्टेन बिजनेस एनवायरनमेंट। इससे क्या होता है, एक बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं होता है, एक अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहती है। जैसे कि वेदांता और वोडाफोन के केसेस में क्या हुआ था, वहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस का उनके ऊपर इम्पोज किए गए थे, तो और उनका जो केसेस चले थे कोर्ट्स में उससे रेजोल्यूशन भी बहुत डिले हुआ था। तो इससे क्या होता है, उनका जो रिस्क है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह के केसेस को हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। तीसरा है सप्लाई चेन रिस्क। अब जब अनप्रिडिक्टेबल टैरिफ्स एंड बैन्स ऑन इम्पोर्ट्स, जब कई बार क्या होता है टैरिफ्स का हमें पता नहीं है कि कब कितना बढ़ जाए कितना कम हो जाए, और कई बार क्या होता है कुछ आइटम्स पे बैन लगा दिया जाता है जो इम्पोर्ट होते हैं, तो उससे क्या होता है दे क्रिएट अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग एक्सेस टू नेसेसरी रॉ मटेरियल्स एंड इनपुट्स। इससे एक अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है। अब जो फर्म्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं, उन्हें तो सप्लाई चाहिए ना रॉ मटेरियल्स की हमेशा के लिए, तो उन्हें इस बारे में अश्योरेंस चाहिए होता है। अब जब अनप्रडिक्टेबिलिटी रहेगी टैरिफ्स में, तो उसके चांसेस होते हैं कि आपका रॉ मटेरियल कभी महंगा हो गया है या फिर कभी आप इंपोर्ट ही नहीं कर पा रहे हो, तो ये सारे इश्यूज आते हैं, इससे रिस्क फैक्टर्स और ज़्यादा बढ़ते हैं। अब जो सप्लाई चेन का जो ये रिस्क है, इसमें वियतनाम ने एक बहुत अच्छा काम किया था। वियतनाम हैज़ मिटिगेटेड सप्लाई चेन रिस्क बाय साइनिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। वियतनाम ने क्या किया, FTA साइन कर लिए कुछ जो रॉ मटेरियल सप्लाइंग कंट्रीज़ थे उनके साथ। इससे क्या हुआ, इट एश्योर्ड इन्वेस्टर्स ऑफ स्टेबल सप्लाईज। ऐसे ही चाइना ने क्या किया था, दे प्रोवाइडेड स्टेट सपोर्ट टू द इन्वेस्टर्स। तो इस तरह से जो सप्लाई चेन रिस्क है इसको दूसरे कंट्रीज़ ने एड्रेस किया था। अब हमारे यहाँ चैलेंजेस क्या हैं और उनके लिए रिकमेंडेशंस क्या हैं, तो हमारे यहाँ क्या है, डेमोक्रेटिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस हैं। इंडिया जो है वो ऑपरेट करता है विद इन ए कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेटिक एंड ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क विच मेक इट्स डिफ़िकल्ट टू रेप्लिकेट चाइनाज़ मॉडल। अब जो चाइना के मॉडल को जो हम रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं, उसको फॉलो करना चाह रहे हैं, तो उसको कम्प्लीटली फॉलो करना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ तो एक ऑथोरिटेरियन रजीम है, लेकिन हमारे यहाँ एक डेमोक्रेटिक रूप में हमारी ब्यूरोक्रेसी फंक्शन करती है। दूसरा है पॉलिसी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने की ज़रूरत है। अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट को, तो जो आपकी पॉलिसीज़ हैं दैट नीड टू बी कंसिस्टेंट एंड रिलायबल, जिससे कि जो इन्वेस्टमेंट है वो टिक सके। तीसरा है रेपुटेशन एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। अगर आप इफ़ यू वांट टू बिल्ड ए रेपुटेशन एज ए लो रिस्क डेस्टिनेशन, देन इट रिक्वायर्स सस्टेन्ड एफर्ट एंड कंसिस्टेंट पॉलिसी एक्शंस। ठीक है, तो ऐसे ही है पोटेंशियल फॉर इम्प्रूवमेंट। अभी इम्प्रूवमेंट के हमारे पास क्या पोटेंशियल है, ग्लोबल शिफ्ट्स सच एज इश्यूज़ इन चाइना। अब जो इश्यूज चल रहे हैं चाइना में, उससे क्या है जो इन्वेस्टर्स हैं वहाँ से भाग रहे हैं, तो दे कैन ऑप्ट फॉर इंडिया एज एन अल्टरनेटिव फॉर इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर उनके जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जो उनके रिस्क के बारे में परसेप्शंस हैं, उनको अगर एड्रेस नहीं किया तो उसका भी कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो कंक्लूजन क्या है, जो मोदीनोमिक्स है, मोदीनोमिक्स हैज़ बीन इफेक्टिव इन इंक्रीजिंग रिटर्न्स बट नॉट इन मिटिगेटिंग रिस्क।
and comprehensive risk reduction is necessary to attract substantial private investment. Thank you.